नमो बुद्धा। जैसे कि आज का जो चर्चा सत्र का विषय जो है अ, हमारे सभी के जो शिक्षा ले रहे हैं या शिक्षा ले चुके हैं या शिक्षा लेने की जो अपनी प्रेरणा अभी भी बचा के रखे हुए हैं कि हमने पढ़ना चाहिए। तो उन सभी साथियों के लिए आज का सत्र जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो नहीं पढ़ पाए हैं, पढ़ने की इच्छा रखते हैं, तो उनके लिए भी महत्व का है, क्योंकि वो इस बात को सुनकर या कुछ बातें को जानकर वो भी अपने आसपास में हमारे बच्चे हैं, बहू हैं, आसपास के पड़ोसी हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हाँ, उनको अपनी बात कह सकते हैं कि हमें पढ़ाई क्यों करनी चाहिए। तो इन सभी बातों का ध्यान में रखते हुए आज का जो सत्र जो है 2 हिस्सों में मैं बाँटने वाला हूँ। 2 हिस्सों में हम उसका चर्चा करने वाले हैं। पहले सत्र में मैं शिक्षा का महत्व जो है बुद्ध से लेके बाबा साहब तक, बाबा साहब से लेके अभी तक आज के जो परिप्रेक्ष्य में जहाँ पे हम खड़े हैं, आधुनिक और एक डिजिटल युग में, आधुनिक युग में हम आज अ, जीवित है और हम काफ़ी कुछ पढ़ाई कर चुके हैं और फिर से हम पढ़ाई करना चाहते हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य में हमने क्या सोचना चाहिए और किस प्रकार से हमने पढ़ाई करनी चाहिए, तो उसको लेके कुछ बातें मैं करने वाला हूँ। और साथ में जो बौद्ध शिक्षा है, जिसे हम एजुकेशन बुद्धिज़्म कहते हैं, एकेडमी बुद्धिज़्म कहते हैं। तो बुद्धिज़्म एकेडमी के स्तर पे क्या है और उस एकेडमी बुद्धिज़्म को हमने क्यों पढ़ना चाहिए और उसका लाभ और उसकी उपयोगिता क्या है, क्योंकि यही हमारा सबसे महत्वपूर्ण आज के विषय का जो केंद्र जो है। अ, जो बुद्धिज़्म को हम अलग-अलग स्तर में देखते हैं, पारंपरिक रूप से लेकर उसके जो अलग-अलग रूपों में उसका बदलाव हुआ है। तो आज हम एकेडमी बुद्धिज़्म क्या है, शैक्षणिक बौद्ध धर्म के स्तर पर जो हम डिग्री को अभ्यास करते हैं या अभ्यासक्रम के माध्यम से उसका जो अध्ययन करते हैं, वो क्यों करना चाहिए और कैसे होता है, और आज के परिप्रेक्ष्य में कहाँ-कहाँ उसका अभ्यास किया जाता है और उससे हमारे जीवन में या जो भी व्यक्ति इस शिक्षा को लेता है अ, तो उसके लिए क्या लाभ होता है, या उसकी उपयोगिता क्या है। क्योंकि किसी भी शिक्षा को, स्पेशली जब हम एकेडमी की शिक्षा की बात करते हैं, शैक्षणिक शिक्षा की, तो हमारा जो रुझान होता है पेरेंट्स का हो या बालक विद्यार्थियों का, वो उसके अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है आज के युग में, आज के आर्थिकता का लाभ हो, सामाजिक हो, मानसिक हो। तो इन सभी लाभों के आधार पर कोई भी शिक्षा हम लेते हैं और हम लेने के लिए औरों को प्रेरित भी करते हैं। तो इसके लिए उस बात को भी हमें समझना बहुत ज़रूरी है। और दूसरे हिस्से में हम देखेंगे कि जिस एकेडमी शिक्षा में हम एमए बुद्धिज़्म में हम अपने एकेडमी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो भी लोग यहाँ पे ग्रेजुएशन कर चुके हैं, अ, कितने साल पहले की है वो इम्पोर्टेंट नहीं। अगर आपके पास में ग्रेजुएशन की डिग्री है और उसके बाद में आप पढ़ना चाहते हैं, एमए करना चाहते हैं, मास्टर इन बुद्धिज़्म में करना चाहते हैं, तो एडमिशन कहाँ पे होती है, कैसी होगी और उसकी क्या प्रोसीजर रहेगी, क्या डॉक्यूमेंटेशन रहेगा, क्या फ़ीस स्ट्रक्चर रहेगा, कैसा उसका कोर्स अभ्यास रहेगा और आप कैसे कर पाओगे आपके घर पर बैठकर, और कहाँ पे आपको करने के लिए आपको आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी और उसके लिए मैं आपको क्या मदद कर पाऊँगा। इन सभी बातों के जो सवाल-जवाब या उसकी जो कुछ भी जानकारी है, वो हम दूसरे सत्र में देखेंगे। लेकिन दूसरे सत्र में जाने के पहले एक हमारा बेस है, जिस उद्देश्य के लिए हम ये कोर्स को मैं या आप लोगों में से बहुत सारे, जैसे कि भोपाल से श्रावस्ती ताई है और बहुत सारे उनके मित्र हैं, वो इस स्टडी को करने के लिए काफ़ी कुछ अ, वो इंक्वायरी कर रहे थे, वो अपनी इच्छा दर्शा रहे थे और उसी के माध्यम से मैं भी ढूंढ रहा था कि उनको मैं कैसी मदद करूं। और ऐसे ढूँढते-ढूँढते मुझे भी कहीं न कहीं उसका संदर्भ मिला या मुझे जानकारी मिली और मैं उस बात से संतुष्ट हुआ कि हाँ, यहाँ पर श्रावस्ती जैसे जो भी लोग अपनी पढ़ाई को
रोके हुए हैं या कर नहीं पाए किसी भी कारणवश, तो आज उनके पास में मौका है कि उस शिक्षा के उस प्रेरणा को जो बाबा साहब से हमें मिली है, और हमारे जीवन में भी कहीं न कहीं हम ऐसा शिक्षा लेने का हमारा मन बनता है, लेकिन कहीं न कहीं हमारी जो पारिवारिक समस्या या जो भी हमारी अ समस्या होती है उसके कारण हम आगे पढ़ नहीं पाते हैं। और वो आगे नहीं पढ़ने का जो नुकसान है वो हमें भी होता है, हमारे परिवार को भी होता है और हमारे समाज को भी होता है। लेकिन उस नुकसान का हमें एहसास नहीं होता है कि हम नहीं पढ़ने से क्या नुकसान हुआ है या हो सकता है। हमें लगता है कि नहीं पढ़ने से तो कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि उतना तो हम कमा रहे हैं या बच्चे भी पढ़ रहे हैं, हम भी अपने जीवन को हम संतुष्ट मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे नुकसान के साथ में हम जी रहे हैं जब हम आगे नहीं पढ़ते हैं या आगे की पढ़ाई को हम रोक देते हैं और हम अपने व्यावसायिक जीवन में या हमारे नौकरी के जीवन में या हमारे पारिवारिक जीवन में हम संतुष्ट होते हैं। ये सबसे बड़ा लॉस है। विशेषता बाबा साहब के आंदोलन में अगर हम शिक्षा को, बाबा साहब कहते हैं कि वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो दहाड़ने की जो हमारी मानसिकता है या बल है, वो इसी कारण नहीं विकसित हो पा रहा है क्योंकि हम शिक्षा में बहुत मर्यादित है, हम सीमित कर दिए हैं अपनी शिक्षा को, और उस शिक्षा की मर्यादा से हमारी जो विशेषता जीवन को देखने का हमारा दृष्टिकोण है या शिक्षा को देखने का हमारा दृष्टिकोण जो है बहुत ही मर्यादित और सीमित दायरा हमने बना दिया है। और सभी जो लोग नए जुड़ रहे हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि जुड़ते समय आप अपने माइक को म्यूट रखें ताकि आपको और बाकी लोगों को भी असुविधा ना हो। तो कहने का मतलब यह है कि शिक्षा का महत्व क्या है और बौद्ध एकेडमी या शैक्षणिक बौद्ध धर्म जो है उसका क्या लाभ है। इन दो बातों पे मैं थोड़ा आपको अवगत कराना चाहूँगा ताकि आप इस कुछ मेरी बातों से आप निश्चित ही प्रेरित होंगे, क्योंकि मेरा जो उद्देश्य है इस आज के सत्र को आपके बीच में लाने का, वो सिर्फ आपको एमए करने के लिए मेरी मदद मिलेगी इसलिए नहीं, बल्कि आपको मोटिवेट होना है, आपको प्रेरित होना है कि शिक्षा कितनी महत्व की है। जिस प्रकार से शिक्षा का हमें अधिकार मिला है और उस अधिकार को हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, और उस अधिकार को इस्तेमाल करने के लिए हमें जिम्मेदारी लेना सीखना पड़ेगा शिक्षा के क्षेत्र में, और तब जाके वह अधिकार हमारा सुरक्षित रह सकता है। अगर हमने उस शिक्षा की जिम्मेदारी अगर मर्यादित रखी, मर्यादित सीमा में अगर हम रखी, तो हमारा विकास भी मर्यादित ही होगा, हम आगे विकसित नहीं हो पाएंगे। और मुझे लगता है कि यही हमारे सबसे समाज में अगर हम देखते हैं हमारी जो एकेडमिक पढ़ाई जो है वो सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेजुएशन या उसके आसपास में ही घूम रही है। उससे ऊपर हमारा जो अभ्यास है जिसे हम स्कॉलर स्टडी कहते हैं, मास्टर और मास्टर के बाद में पीएचडी की तरफ जाने का हमारा जिसे हम हायर स्टडी कहते हैं, तो हायर स्टडी में हमारी जो सबसे बड़ी वीकनेस है, हम हायर स्टडीज़ को उतना इम्पोर्टेंट नहीं देते, और यही हमारे सबसे बड़े नुकसान का कारण है कि क्यों नहीं देते हैं और कैसे देना चाहिए। तो इस बात को हम थोड़ा संक्षिप्त में जानना चाहेंगे। तो शिक्षा क्या है? जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। ये बाबा साहब के वचन है। बाबा साहब का जो वृद्ध वाक्य है हमें सभी को परिचित है, शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। तो बुद्ध जब शिक्षा की बात करते हैं, बाबा साहब जब शिक्षा की बात करते हैं, या कोई भी शिक्षा अध्यक्ष है या शिक्षा का जो शास्त्रज्ञ है या दार्शनिक है, जब शिक्षा की बात करता है तो उसे शिक्षा का मूल्य और उसका परिणाम पता होता है। शिक्षा के कारण ही देश विकसित होता है, शिक्षा के कारण ही मनुष्य सुखी होता है, शिक्षा के कारण ही मनुष्य का
आर्थिक, सामाजिक, मानसिक सभी प्रकार का विकास होता है, जिसको हम विकास की बात करते हैं। तो देश शिक्षा के कारण ही जाना जाता है कि वो देश विकसित है, अर्ध विकसित है या विकसनशील है। तो हमारे देश की जो उन्नति जो है, या किसी भी देश की उन्नति जो है, शिक्षा के इंडेक्स पे लगाई जाती है। अभी उसका अगर हम इंडेक्स की बात करें तो हमारे शिक्षा का स्तर अगर इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ही डाउन है, और स्पेशली हायर स्टडी का तो बहुत ही डाउन है। हाँ? तो ये सब डाउन होने का कारण यही है कि जो हम लिखे पढ़े लोग हैं या विद्यार्थी जो है, वो आगे पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। और क्यों नहीं पढ़ना चाहते, उसके दो कारण हैं। एक कारण ये है कि जो हमें शिक्षा लेने का जो मोटिवेशन मिलता है पेरेंट्स के तरफ से, समाज के तरफ से या शिक्षा के संस्था के तरफ से, वो एक ही मोटिवेशन रहता है, सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट और ग्रेड। ग्रेड से पास होना और सर्टिफिकेट लेना, और उसका नेक्स्ट बेनिफिट है जॉब पोजीशन, अर्न द मनी, पोजीशन, बस। उसके अलावा शिक्षा का कुछ भी मोटिवेशन ना टीचर देता है, ना पेरेंट्स देते हैं, ना स्टूडेंट अपने आप उसको समझ पाता है। हाँ, स्टूडेंट भी अपने उसी ही गोल के साथ में रहता है कि मैं किस प्रकार से फर्स्ट रैंक पे आऊँ, मेरे करियर में जो अचीवमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ पास होके उस पोजीशन पे जाना है, जिस पोजीशन का हम एक गोल बनाते हैं। और मुझे लगता है, और अब भी अगर आप समाज में, परिवार में अगर हम देखते हैं कि शिक्षा का हमारा यही सामान्य मोटिवेशन है, और वही शिक्षा का स्तर उस विद्यार्थी को वही तक ले जाता है जहाँ तक उसको एक अच्छी एकेडमी की डिग्री मिले और उसके साथ उसको जॉब मिले। उसके बाद कभी भी वो शिक्षा की तरफ, अध्ययन की तरफ, या उसके एजुकेशन के जो प्रिंसिपल है, या जो उसने शिक्षा में जो प्राप्त किया है, उसको कभी भी अपने जीवन में यूटिलाइज नहीं करता है, और उसको एक्सपैंड नहीं करता है, उससे आगे भी जाने की वो कोशिश नहीं करता है। वो वहीं पे थम जाता है, रुक जाता है, और उससे आगे पूरी तरह से वो निष्क्रिय हो जाता है, स्पेशली एकेडमिक प्रोसेस में या शिक्षा लेने के प्रोसेस में। बाबा साहब का एक वचन है कि बाबा साहब खुद कहते हैं कि मैं आजीवन विद्यार्थी बन के रहना चाहता हूँ। आजीवन मतलब मृत्यु के आखिरी क्षण तक। भले बाबा साहब ने इतनी सारी डिग्रियां प्राप्त की है, पीएचडी की है, डीएससी की है, बैरिस्टर इन लॉ किया है, डिलीट की है, बाबा साहब के जीवन में डिग्रियों का अंत नहीं है। ऐसे अनेक डिग्रियों को बाबा साहब ने प्राप्त किया है, लेकिन फिर भी उनकी जो अध्ययनशीलता जो है, या शिक्षा लेने की जो उनकी रुचि जो है, वो उनके मृत्यु के आखिरी क्षण तक हमें दिखाई देती है। तो ऐसे बाबा साहब हमारे जो प्रेरणा स्थान होने के बावजूद भी, और हम भी लिखे पढ़े होने के बावजूद भी, ऐसे नहीं कि यहाँ पे हम जो भी लोग हैं शिक्षित नहीं है, कि हमने ग्रेजुएशन तक अभ्यास नहीं किया है, या हमारा कुछ भी अभ्यास नहीं हुआ है, ऐसे यहाँ पे बहुत कम लोग होंगे या नहीं के बराबर होंगे। लेकिन आगे बढ़ने का हमारा हौसला क्यों नहीं, हम क्यों नहीं पढ़ना चाहते हैं? हाँ, तो नहीं पढ़ने के बहुत सारे बैरियर 10 साल पहले रहे थे कि हम जॉब में व्यस्त है और दूसरा ऑप्शन हमारे पास में पढ़ने के लिए नहीं है। लेकिन उसके बाद जो एजुकेशन की जो पॉलिसी आज के भारत में हो या पूरे विश्व में जो बदलाव हुआ है टेक्नोलॉजी के वजह से, या शिक्षा के स्तर को और ऊंचाई की तरफ लाने के लिए, तो बहुत सारे गवर्नमेंट की पॉलिसी के माध्यम से ओपन यूनिवर्सिटीज़ बनी है, या नाइट की कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ बनी है, जिसमें जो लोग बीच में अध्ययन छोड़ दिए हैं, पढ़ाई छोड़ दी है, या जॉब के कारण वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे, वे सभी लोग उसमें पढ़ सकें। लेकिन उसमें कितने लोग पढ़ते हैं? उसके बाद में और पॉलिसी है डिस्टेंस एजुकेशन, कि आप घर बैठे भी आपके सेल्फ स्टडी के माध्यम से आप अभ्यास कर सकते हैं। जैसे इग्नो, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी है, डॉक्टर आम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी है, यशवंत विश्वविद्यालय जो महाराष्ट्र में है वो भी ओपन यूनिवर्सिटी है। ऐसी कितनी सारी यूनिवर्सिटीज़, ओपन यूनिवर्सिटीज़ का निर्माण हुआ है। हाँ, उस यूनिवर्सिटी के माध्यम से भी हम अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं, कि जो हम बीच में छोड़ चुके हैं या किसी कारणवश हम आगे का अभ्यास नहीं कर पाए हैं। लेकिन हमारा जो उत्साह पूरी तरह से समाप्त हो गया है, और उसके कारण हमें फिर से उस उत्साह को हमें जागरूक करना पड़ेगा। और बुद्ध ने जिस प्रकार से शिक्षा का दरवाज़ा है सभी के लिए खुला रखा था, हाँ, उनके समय में हम देखते हैं कि
वैदिक परंपरा के वजह से विशिष्ट जाति और विशिष्ट पुरुषों के लिए ही शिक्षा के दरवाजे खुले थे, सभी के लिए नहीं थे। लेकिन बुद्ध ही ऐसे पहले इस मनुष्य जीवन में ऐसे महान व्यक्ति है कि जिन्होंने अपनी शिक्षा का सभी के लिए दरवाजे खुले रखे, फिर वो किसी भी जाति धर्म और किसी भी समुदाय का हो, किसी भी लिंग का हो। तो ये जो शिक्षा का जो स्तर जो है बौद्ध धर्म के वजह से ही आज के भारतीय संस्कृति में हमें दिखाई देता है। हाँ, शिक्षा देने वाला अगर कोई भारत में संस्थापक रहा हो, या जिसे हम प्रथम व्यक्ति कह सकते हैं कि जिन्होंने शिक्षा की सभी दरवाजे सभी समाज सभी लोगों के लिए खुले रखे, वो तथागत बुद्ध है। और वही नहीं बल्कि उनके संघ ने जो आगे विकास किया है, हाँ, अलग अलग बुद्ध विहार का निर्माण करके, हाँ, अगर हम देखते हैं कि 12वीं शताब्दी तक बौद्ध धर्म जो विकसित हुआ है, और बड़े बड़े जो यूनिवर्सिटी हमें इस भारत के संस्कृति को प्रदान किए, हाँ, नालंदा जैसे, विक्रमशिला, तक्षशिला, उदंतपुरी, वल्लभी, तो ये सभी यूनिवर्सिटी बड़े बड़े बौद्ध विहार होते थे। हाँ, उसी विहार का रूपांतरण विश्वविद्यालय में हुआ है कि जो विश्वविद्यालय आज जो हम वैश्विक स्तर पे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है, या जो भी विश्व स्तर की जो यूनिवर्सिटी है, वो मॉडर्न जगत में निर्माण हुई है। लेकिन अगर हम प्राचीन जगत की हम बात करते हैं तो भारत ही ऐसा देश था जहाँ पर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ निर्माण हुई थी, और जहाँ पर, हाँ, 10,000 विद्यार्थी एक साथ में पढ़ते थे, और 1000 जो शिक्षक एक्सपर्ट होते थे अपने अपने विषय के पारंगत। हाँ, कोई थेरवाद में, कोई महायान में, कोई वज्रयान में, कोई पाली में, कोई संस्कृत में, कोई अलग अलग हिस्ट्री और अलग अलग विषयों में। तो इस प्रकार से अगर हम अपने शिक्षा की अगर हम उगम स्थान देखते हैं, तो भारत में जो आज शिक्षा जो हमें मिल रही है, भले बीच में कुछ समय ऐसा रहा है कि जो भी कारण है हम सभी को पता है, हाँ, जिस कारण से हमें शिक्षा से वंचित रखा गया बहुत सारे समुदाय को, इवन महिला जाति को भी या महिला समाज को भी। तो आधुनिक जगत में भारत में, स्वतंत्र भारत में जो संविधान बनने के बाद महिला हो, पुरुष हो, या किसी भी जाति और धर्म और प्रांत का व्यक्ति हो, सभी के लिए शिक्षाओं का जो मार्ग है खुला रखा है। तो शिक्षा एक अपने आप में बहुत बड़ी ऊर्जा है, बहुत बड़ी ताकत है, जिस ताकत का जो भी इंसान अपने जीवन में उपयोग या उसके मार्ग पर चलता है, तो निश्चित ही उसका लाभ उसको अपने जीवन में मिलता है। मैं अपने स्वयं के जीवन की अगर मैं बात करता हूँ, तो मुझे भी पढ़ने का जो उत्साह या प्रेरणा मिली है बाबा साहब के शिक्षा को सुनते, देखते और महसूस करते, मुझे भी लगा कि मैंने निरंतर पढ़ते रहना चाहिए। मेरी जॉब होने के बाद में और शादी होने के बाद में भी मैंने फिर से जिस यूनिवर्सिटी से मैं पास आउट हुआ था, नागपुर यूनिवर्सिटी से, तो फिर से मैंने डिस्टेंस एजुकेशन से एक स्टूडेंट के बेस पे मैंने फिर से एडमिशन लिया था, और मैंने बीए सोशियोलॉजी और एमए सोशियोलॉजी में मैं जॉब करते करते मैंने पूरा किया है। उसके बाद मुझे फिर से लगा कि मैंने और अभ्यास करना चाहिए, तो फिर मैंने एमए बुद्धिज़्म, एमफिल और पीएचडी बुद्धिज़्म में किया है। तो ये सभी जॉब के साथ, जॉब के बाद और शादी के बाद, हाँ, मैंने अपने जीवन में इस बात का मैंने कंटिन्यू रखा है। और उसी के कारण देखिए कि अगर मैंने पढ़ाई करना छोड़ दिया होता, तो शायद जो जॉब मुझे पहले था, जो 18 साल मैंने अहमदाबाद में जॉब किया, उसी जॉब में मुझे रहना पड़ता, और पीएचडी नहीं किया होता तो शायद मुझे जॉब की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, जिसके कारण मैं आपके सामने, मैं आपके बीच में। तो अपॉर्चुनिटी कब कहाँ से आएगी वो कह नहीं सकते, लेकिन इतना ज़रूर कह सकते हैं कि हमने पढ़ते रहना चाहिए। स्पेशली एकेडमिक एजुकेशन को हमने इग्नोर नहीं करना चाहिए, संतुष्ट नहीं रहना चाहिए। हाँ, बहुत सारे लोग ऐसी बात करते हैं कि पढ़ लिख के अभी क्या फ़ायदा, हमने तो जॉब ले ली, अभी हमारी उम्र नहीं है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी कहते हैं, विशेषतः जो युवा लोग हैं, कि भाई 10th के बाद 12वीं क्लास के बाद में बच्चे पढ़ते ही नहीं हैं, और इवन पेरेंट्स भी नहीं पढ़ाते हैं। और समाज में भी ऐसी अफवाहें फैलाई जाती है कि देखो इंजीनियर वाला को जॉब नहीं मिल रहा है, उसको जॉब नहीं मिल रहा है, वो हमाली का काम कर रहा है, वो प्यून का काम कर रहा है, वो नीचे का काम कर रहा है।
और इसके वजह से जो 12th के बाद में बच्चे पढ़ने वाले की इच्छा भी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि इस प्रकार से समाज में बात की जाती है। पेरेंट्स पे ऐसी बात करते कि पढ़ लिख के भी ज़्यादा अच्छा जॉब नहीं मिलता है, तो आप बिन पढ़ाई करके आप जॉब ही करो। तो ये प्रेरणा जो कहीं ना कहीं पढ़ाई की ख़त्म हो रही है, और इस पे हमें खास चिंतन करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि कहीं 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 ना कहीं हम उसके लिए जिम्मेदार है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि हम डायरेक्ट उसमें इन्वॉल्व नहीं है इसलिए वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। कुछ न कुछ हद तक हम भी उस बात को प्रत्यक्ष नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप में उसको हम सपोर्ट करते हैं। और हम भी देखते हैं कि जो बेरोजगारी की वजह से जो लोग परेशान हैं पढ़े लिखे, लेकिन वो पढ़ाई लिखाई जो बेरोजगार है उसका कारण, बेरोजगारी तो एक कारण है गवर्नमेंट की तरफ से या जो भी अपॉर्चुनिटी की तरफ से, लेकिन बहुत सारा कारण वो विद्यार्थी भी स्वयं है। क्योंकि वो स्वयं के विद्यार्थी जीवन में भी उसने इस प्रकार का एजुकेशन नहीं लिया या लेने की कोशिश नहीं की कि जिसके वजह से वो स्वयं के पैर पे खड़ा हो सके। हाँ, उसकी एजुकेशन जो सोच जो रही है या उससे पेरेंट्स से मिली हो या समाज से, या उसने खुद भी सोचा हो कि सब कुछ गवर्नमेंट ही करेगी, सब कुछ बाहर से ही मिलेगा, हाँ, और उसी के कारण मैं आगे सक्सेस हो पाऊँगा। वो समय चला गया। वो समय 20 साल पहले था कि गवर्नमेंट की बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिलती थी और लोगों को जॉब मिलता था, और पढ़े लिखे लोग भी तब कम थे। लेकिन अभी पढ़े लिखे लोग ही इतने ज़्यादा है, जिसके कारण जो भी पोस्ट है वो कम होती है, और उसमें भी गवर्नमेंट बहुत सारी पोस्ट को ओपन ही नहीं करते। तो हमारे लिए तो वैसे बहुत सारे चैलेंज है, लेकिन इस चैलेंज के होने के साथ में भी जो शिक्षा का जो पर्पस है और शिक्षा से मिलने वाला जो लाभ है उसको हमें नहीं भूलना चाहिए। शिक्षा एक शब्द में ऐसा कहते हैं, एजुकेशन मतलब अनलाइटन माइंड, टू बिकम द अनलाइटन पर्सन। शिक्षा क्या है? अनलाइटन बनने का मार्ग है, बुद्ध बनने का मार्ग। हम शिक्षा को बहुत सीमित दायरे में देखते हैं। जिस प्रकार से शुरुआत में मैंने कहा है, हमारी जो शिक्षा हम ले चुके हैं या हम अब अपने आने वाले जनरेशन को भी शिक्षा जो दे रहे हैं, सिर्फ हमारा एक ही पर्पज़ होता है कि बच्चा अच्छे क्लास में पास होना चाहिए और उसको अच्छा जॉब मिलना चाहिए। बस तीसरा तो कुछ भी हमारा उद्देश्य नहीं होता कि अच्छा इंसान बनना चाहिए। अच्छा इंसान बनने का बिल्कुल मोटिवेशन ना पेरेंट्स में दिखाई देता है। टीचर तो अपना काम बेचारे वो मजदूर जैसा काम करते हैं, पढ़ाना जितना है पढ़ाना, सिलेबस पढ़ा देते हैं। एक दो टीचर शायद अच्छे होते हैं कि जब स्टूडेंट को मोटिवेट करते हैं, लेकिन उसकी संख्या नहीं के बराबर है। अगर सही अर्थ में अगर हम पेरेंट्स के तौर पे हमारी जिम्मेदारी अगर हम इतनी ही करेंगे तो हमारा समाज या हमारा जो विद्यार्थी जो है वो इसी प्रकार से पढ़ेगा। और आने वाला बहुत ही समय विपरीत है, कि आने वाले जो चैलेंज सिर्फ गवर्नमेंट से ही नहीं है या किसी विशिष्ट सोच के वजह से ही नहीं है, बहुत सारे चैलेंज टेक्नोलॉजी के वजह से भी आ रहे हैं। हम किसी एक विशिष्ट कारण को ही हम कारण नहीं कह सकते कि उसी की वजह से हमें दिक्कत होगी या हमारा विकास रुक जाएगा। सबसे बड़ा आने वाला जो रीज़न जो है टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी में होने वाले जो बदलाव है, और उस बदलाव के साथ में अगर हम पेरेंट्स और स्टूडेंट अगर कनेक्ट नहीं होते हैं तो उसके जो डिसएडवांटेज जो है वो उससे हमें झेलना पड़ेगा। अगर उसके साथ अगर हम थोड़ा अवेयर होते हैं, उसको सुनते हैं, समझते हैं, और बच्चों को भी उस प्रकार से उसका टेक्नोलॉजी का कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे उसके भीतर जागृति से जाना है, ताकि उससे जो होने वाले नुकसान से भी हम बच सकें और हम उसमें फ़ायदा ले सकें। अगर उस प्रकार से अगर हम टेक्नोलॉजी को नहीं देखते हैं तो शायद आने वाला समय जो है वो हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए और घातक हो सकता है। तो शिक्षा दो स्तर पे हम देख सकते हैं, जिसे हम एक प्रकार की शिक्षा व्यावसायिक शिक्षा कहते हैं और दूसरी नैतिक मूल्य की शिक्षा। दोनों में क्या फ़र्क है? दोनों में मुझे 4 बातों का फ़र्क दिखाई देता है, जो मुझे अपने चिंतन से या मैं जो महसूस करता हूँ, शायद आप भी अगर थोड़ा चिंतन करोगे तो आपको भी पता चलेगा। शैक्षणिक शिक्षा जो है या व्यावसायिक शिक्षा जो है और नैतिक मूल्य की शिक्षा में क्या फ़र्क है और क्या उसके महत्वपूर्ण मुद्दे हैं।
व्यावसायिक शिक्षा में आर्थिक विकास आधार होता है। जितने भी हम प्रोफेशनल कोर्स देखते हैं, फिर बीटेक है, इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर है, या जितने भी व्यावसायिक एजुकेशन जो है वो आर्थिक अर्थ विकास पे आधारित होते हैं। उससे कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने इकोनॉमी को डेवलप करें, तो उसी के आधार पर उसका कोर्स डिज़ाइन होता है और उसी पर्पज़ से उसका शिक्षा ली जाती है और दी जाती है। अगर हम नैतिक मूल्य की शिक्षा की बात करते हैं, उसका आधार जो होता है मानसिक और मानवता का आधार होता है। हुँ? नैतिक मूल्य की शिक्षा किस कोर्स से मिलती है, किस विषय का अभ्यास करने से मिलती है, हम बाद में देखेंगे। लेकिन दोनों शिक्षा जो है ये शिक्षा का आधार है। व्यावसायिक शिक्षा और नैतिक मूल्य की शिक्षा, ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। जब हम शिक्षा की बात करते हैं, उसमें सिर्फ हम व्यावसायिक शिक्षा नहीं देख सकते। व्यावसायिक शिक्षा होने के साथ हाँ, उसका जो नैतिक मूल्य कैसे विकसित हो रहा है उस स्टूडेंट का या हमारे जीवन में शिक्षा के माध्यम से, वो भी देखना बहुत ज़रूरी है। उसका मानसिक और मानवीय मूल्य का आधार, मानवता का आधार बढ़ रहा है या विकसित हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके तरफ भी हमें ध्यान देना होता है। लेकिन इसमें बैलेंस हमें बहुत कम जगहों पे दिखाई देता है। इवन अगर हम प्राथमिक शिक्षा की बात करें, हायर शिक्षा की बात करें, या गवर्नमेंट की शिक्षा की बात करें, या प्राइवेट शिक्षा की बात करें, उसमें संतुलन की बात तो की जाती है। जिसके कारण आजकल अगर हम दिल्ली शिक्षा का कुछ एग्जांपल देखते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें, मेडिटेशन है या मानवीय जो हैप्पीनेस है, मूल्य है, उसकी इंटीग्रेट करके उसके कोर्स को डिज़ाइन किया जा रहा है। लेकिन ऐसे बहुत कम जगहों पे, बहुत कम संस्थानों में इस प्रकार से मानवीय मूल्य का मानवीय जो मूल्य का आधार है उसको रख के डिज़ाइन किया जाता है। व्यावसायिक शिक्षा में भौतिक जीवन का सुख यही उसका आधार होता है। हुँ? व्यावसायिक शिक्षा में क्या होता है? सिर्फ भौतिक जीवन का सुख, खाओ पियो जलसा करो, यही उस शिक्षा का बेस होता है, उद्देश्य होता है। और उसी के लिए इंसान पढ़ता है। हम भी अगर पढ़े हैं तो हमारा भी जीवन का जो उद्देश्य जो है शिक्षा लेने का, भौतिक सुख, हुँ? और होना ज़रूरी भी है, क्योंकि भौतिक सुख नहीं होगा तो हम अ, संसार में सुख से जी नहीं पाएंगे। और हम एक मनुष्य के रूप में जो हमें भौतिक सुख सुविधा चाहिए, खाना पीना, रहना सोना, या हमारे समाज में जो भी एक प्रेस्टीज है या लग्जरियस लाइफ है, वो बिल्कुल ज़रूरी है। लेकिन उसके साथ में अगर नैतिक मूल्य में अगर आध्यात्मिक जीवन का अगर सुख नहीं है मन के भीतर, या जो धार्मिक जीवन का जो सुख है वो नहीं है, तो ये भौतिक जीवन का सुख भी हमारे लिए नरक के समान हो सकता है। और हम देख रहे हैं कि आज भारत भी उसी ही भौतिक सुख के कारण अ, जो स्ट्रेस है इतना बढ़ चुका है कि 10 में से 8 लोग तनावग्रस्त है। और हर एक विद्यार्थी जो है अपने जीवन में तनाव में आकर बहुत सारे सुसाइड केस है या आत्महत्या है, या इवन कॉर्पोरेट सेक्टर में, आईटी सेक्टर में, या महिला के जीवन में, या सभी मनुष्य के जीवन में जो स्ट्रेस बढ़ा है, उसका कारण ही यह है कि आध्यात्मिक आंतरिक जीवन का जो सुख जो है उसका कहीं न कहीं बैलेंस नहीं हो पा रहा है। सिर्फ भौतिक जीवन के सुख का ही आधार हमारे शिक्षा में बन चुका है, और इस पे हमें खास ध्यान देना है। और चौथा और महत्वपूर्ण जो मुद्दा है कि जो व्यावसायिक शिक्षा जो है हमें सिर्फ सांसारिक सत्यता का बोध कराती है। फिर उसमें वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, जितना भी जो विज्ञान हो, वो सिर्फ सांसारिक सत्यता का बोध कराती है कि विज्ञान से हम ये जान सकते हैं कि किससे क्या होता है, हाँ? उसकी सत्यता क्या है, हुँ? भौतिक जगत की सत्यता क्या है, हाँ? मानवीय शरीर की सत्यता क्या है, हाँ? उतना ही हम जान पाते हैं। लेकिन जब हम नैतिक मूल्य की जब हम बात करते हैं कि जीवन की जो अंतिम सत्यता जो है, हाँ? अंतिम सत्यता क्या है, जो बुद्ध की भाषा में जो अनलाइटनमेंट बनना है, ये शिक्षा का परम उद्देश्य है। हाँ? अगर अंतिम सत्य को अगर हम नहीं जान पाए, या वो उद्देश्य अगर हमारा परम सत्य प्राप्त करने का अगर उद्देश्य शिक्षा का नहीं बन पा रहा है, तो निश्चित ही है कि वो शिक्षा अधूरी है। एक प्रकार से आ, उसकी आंखें हैं लेकिन पैर नहीं है।
हाँ, चलने के लिए पैर नहीं है। हम्म, आंखें तो है लेकिन चलने के लिए पैर नहीं है। तो सत्यता का जो अनुभव जो है, हाँ, ये शिक्षा का सबसे परम लक्ष्य है। तो दोनों शिक्षा के स्तर को हमने अपने जीवन में देखना है और हमें इसका अनुभव बुद्ध के जीवन में हमें मिलता है। बुद्ध ने भी सम्यक आजीविका के माध्यम से अष्टांगिक मार्ग में आर्थिक उन्नति की बात की है। उसी का बहुत ही सुंदर ऐसा विश्लेषण करके भंते संरक्षित जी ने भी उसको आधुनिक जगत में उसको सामाजिक परिवर्तन का आधार कहा है। हाँ, जो सामाजिक बदलाव अगर किसी से हो सकता है वो आर्थिक उन्नति से हो सकता है। लेकिन उस आर्थिक उन्नति में जो भंते बात करते हैं वो ये कहते हैं कि इन सभी आर्थिक उन्नति के साथ हमारा व्यक्तिगत उन्नति का भी होना महत्व का है। अगर पैसे के पीछे भाग कर अगर हम स्वयं के लिए भी आधा घंटा ना दे सके, अपना खुद का चिंतन ना कर सके, खुद के ऊपर हम कार्य ना कर सके, ध्यान ना कर सके, हाँ, तो फिर वो अर्थ जो है वो सामाजिक बदलाव का कारण नहीं बन पाएगा। हाँ, वो हानि का कारण बनेगा। अगर हम अपने स्वयं के विकास के लिए उस व्यवसाय में से या उस किसी भी प्रकार से जो हम आजीविका कर रहे हैं, उस आजीविका में से अगर हम स्वयं के लिए समय निकाल नहीं पा रहे हैं तो सम्यक आजीविका आधुनिक जगत में नहीं हो सकती, भले वो इथिकली सम्यक हो। लेकिन अगर स्वयं के लिए अगर हम समय उस आजीविका से निकाल नहीं पाते, विशेषतः जो आईटी सेक्टर में हो या फिर कॉर्पोरेट सेक्टर में हो या इवन जो बिजनेसमैन होता है, हाँ, सिर्फ 24 आवर्स उनका पूरा उसी पैसे के पीछे ही भागता है, वो स्वयं के लिए कुछ भी समय नहीं दे पाते, भले वो जॉब में किसी प्रकार की बुराई ना हो। लेकिन वो बुरा इस कारण में है क्योंकि वो स्वयं के जीवन के लिए वो कुछ भी समय दे नहीं पाते और इसके वजह से उनके जीवन में स्ट्रेस है और बहुत सारे दुख जो है वो निर्माण होते हैं। तो इस प्रकार से सम्यक आजीविका का जो तत्व जो है शिक्षा के साथ में जुड़ा हुआ है। बुद्ध के दर्शन में, बाबा साहब के पूरे आंदोलन में बाबा साहब स्वयं कहते हैं कि बौद्ध धर्म जो है हमें 3 प्रकार के लाभ देता है। पहला लाभ जो है आर्थिक उन्नति। बौद्ध धर्म क्या देता है? आर्थिक उन्नति कराता है। दूसरा जो लाभ है सामाजिक उन्नति, सामाजिक समानता। और तीसरा जो लाभ है आध्यात्मिक सुख। तो इन तीन ही सुखों को लिए तीनों उन्नति के लिए बौद्ध धर्म का हमें अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास का मतलब दोनों स्तर पर, एकेडमिक स्तर पर भी और आचरण के स्तर पर भी। अगर हम आचरण के स्तर पर ही बौद्ध धर्म का अगर हम आचरण करते हैं तो हम सिर्फ एक सामान्य उपासक बन के रह सकते हैं। लेकिन उपासक के स्तर पर या आचरण के स्तर पर अगर हम एकेडमी का भी अभ्यास करते हैं तो हम बहुत बड़े विद्वान होकर हजारों लोगों को मदद कर सकते हैं। जैसे बाबा साहब उपासक तो थे, वो भक्त थे बुद्ध के, अनुयायी थे, लेकिन साथ साथ में वो महापंडित थे, दार्शनिक थे, विद्वान थे। तो विद्वान होने का लाभ क्या होता है और सिर्फ उपासक बने रहने का लाभ है, लेकिन नुकसान भी उतना ही है, जितना लाभ हमें पंडित होकर उपासक रह के उपासक होकर पंडित बनने में होता है, विद्वान बनने में होता है। तो उस लाभ को हमें बाबा साहब और बुद्ध के जीवन से लेना चाहिए। अगर नहीं ले पाए तो बाबा साहब स्वयं कहते हैं कि जो भी हमारा बौद्ध धर्म का अगर ह्रास हुआ है उसमें ये भी कारण है। कौन सा कारण है? कि विद्वान उपासकों का अभाव। सिर्फ उपासक के तौर पे उपासक होना और विद्वान उपासक के तौर पे विद्वान नहीं होना, ये अपने आप में आने वाले समय में अगर बौद्ध धर्म का अगर कोई ह्रास कर सकता है या करेगा तो हमारे ही उपासक करेंगे, अगर वो विद्वान नहीं है। एकेडमिक में अगर हम आगे नहीं आएंगे, विद्वत्ता को प्राप्त नहीं करेंगे, हमारे पास में डिग्री नहीं होगी, हमारी संशोधन की सोच नहीं होगी, हमारी लिखी हुई किताबें नहीं होगी, हमारे लिखा हुआ साहित्य नहीं होगा, तो आने वाले समय में बौद्ध धर्म का ह्रास सुनिश्चित है। क्योंकि उपासक उस आने वाले चैलेंज को वो पूर्ण नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आज का आने वाला जो समय जो है पूरा डिजिटल है, टेक्नोलॉजी से भरा है, ऑनलाइन है, डिजिटल है, और आने वाले समय में एआई टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जो है वो आ रही, जिसका हम अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि वो आने वाले समय में कितनी वो समस्या निर्माण कर सकती है और कितनी कुछ सुविधा दे सकती है। कोई भी टेक्नोलॉजी के दो पक्ष होते हैं, सुविधा भी होती है और साथ में बहुत सारे उसके डिसएडवांटेज भी होते हैं।
तो दोनों चीज़ों को हमें ध्यान में रखते हुए अगर बौद्ध जीवन में अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमने बौद्ध शिक्षा को या बौद्ध जो अध्ययन जो है उसको हमने बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए। स्वयं के लिए अगर आप पढ़ना चाहते हैं, भले आपकी उम्र कोई भी हो, आप किस भाषा से हो या आप स्त्री हो या पुरुष हो, ये बैरियर नहीं रखना है कि मैं स्त्री हूँ तो मैं कर पाऊँ या नहीं कर पाऊँगी या फिर मेरी ये उम्र है। सिर्फ आपकी कम से कम जो एकेडमी पढ़ाई जो है, अगर इस एमए कोर्स को अगर हमें इनरोल करना है तो हमारी किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। अगर आपका ग्रेजुएशन है तो हर एक वो इंसान जो है, जो आप स्वयं और आपके आसपास में जो भी व्यक्ति है, अगर आप पढ़ने में कुछ अगर पीछे है, नहीं कर पा रहे, तो आपके आसपास में जो आपके मित्र है, दोस्त है, भाई है, बहन है या कोई भी आपके घर में जो है, उनको ज़रूर आप प्रेरित करें कि इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है और ये पढ़ना बहुत ही सरल है। और सरल कैसे होगा उसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। अभी मैं दूसरे मुद्दे पे बात करना चाहूँगा कि बौद्ध जो एकेडमी शिक्षा हमने क्यों लेनी चाहिए। हम तो बौद्ध हैं, जो आप सभी बहुत सारे ब्रह्मचारी है, मित्र है या बौद्ध उपासक है, हम अपने आप को बौद्ध कहते हैं, अच्छी बात है, बाकी लोग भी बौद्ध कहते हैं। हाँ? और बौद्ध के आधार पर हम कुछ पढ़ते भी हैं, कुछ अध्ययन भी करते हैं, ध्यान भी करते हैं, संघ के माध्यम से हम बहुत कुछ अभ्यास भी करते हैं। तो हमें अभी इसकी क्या ज़रूरत। मुझे भी ऐसा लगता था कि जब मैं मित्र था अहमदाबाद में, तो अहमदाबाद में जो यूनिवर्सिटी जो थी गांधी विश्वविद्यालय, तो वहाँ पे बुद्धिज़्म का कोर्स चलता था। मेरे कोर्स होने के बाद में वहाँ का भी कोर्स बंद हो गया, वो भी डिस्टेंस एजुकेशन का ही था। 3 दिन वहाँ पे क्लासेस होती थी ऑफ डेज़ में, और हॉलीडेज़ में वहाँ पे जाकर मैं क्लासेस करता था। तो एडमिशन लेने के पहले मुझे भी ऐसा लगता था कि मैं तो अभी मित्र हूँ, मैं तो यहाँ पे सब कुछ अभ्यास करता हूँ, ध्यान करता हूँ, तो मुझे पढ़ने की क्या ज़रूरत है। लेकिन जब मैं वहाँ पे गया और मैंने एक सोच बनाई कि मुझे इसलिए पढ़ना है कि भंते ने जो जिस रेफरेंस को लेके बुद्धिज़्म की जो बात की है, बाबा साहब ने जो बातें की है, उस सही में उस रेफरेंस का मूल स्रोत क्या है वो मुझे जानना है कि सही में बुद्ध ने किस शब्दों में, किस वचनों में ये बात कही है जो बाबा साहब और भंते या कोई भी लोग कहते हैं। इसकी जो मेरी जो रुचि बढ़ी और मुझे लगा कि मैंने पढ़ना चाहिए, एकेडमी शिक्षा को मैंने पढ़ना चाहिए। भले मेरा उतना उद्देश्य स्पष्ट नहीं था कि मुझे जॉब करना है, लेकिन मेरा उद्देश्य स्पष्ट था कि मुझे बुद्धिज़्म के और गहराई को जानना है, ताकि मैं उसको और अच्छी तरह से समझ के अध्ययन करके उसका आचरण कर सकूं। तो आप में से सभी लोग इस उद्देश्य के लिए भी इस एकेडमी शिक्षा को ले सकते हैं। कोई अगर जॉब के ओरिएंटेड इसको करना चाहता है तो उसके बारे में भी मैं थोड़ी बात बताना चाहता हूँ कि आज के परिप्रेक्ष्य में हमें इसका क्या लाभ मिल सकता है। तो पहला जो लाभ जो मुझे लगता है, जो बहुत ही व्यवहारिक है और हम सभी बोध है, तो इसके लिए व्यक्तिगत जो लाभ है कि व्यक्ति विकास और आरोग्य लाभ इससे हमें मिल सकता है या मिलता है। आजकल डिसीज जो है या बीमारियां जो है, दुख जो है, हमारे शरीर के साथ सबसे ज़्यादा जुड़ा हुआ है। फिर वो किसी भी प्रकार के क्रोनिकल बीमारी हो, डिसीज़ हो, फिर डायबिटीज़ हो, हार्ट ब्लड प्रेशर हो या जो भी शारीरिक बीमारियां हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे मन और खान पान के कारण ही है। अगर हम बौद्ध धर्म का अध्ययन करते हैं और उसका आचरण करते हैं तो व्यक्ति विकास में इसकी पूरी संभावना है कि हमें लाभ मिलता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बुद्ध के समय से ही इसका लाभ हमारे सभी उपासक उपासिका और बौद्ध भिक्षु ने लिया है। और आज पूरे जगत में इसका अध्ययन किया जा रहा है, रिसर्च किया जा रहा है किस प्रकार से बुद्ध की शिक्षा से व्यक्ति विकास में, फिर वो मन का विकास हो, भावनाओं का विकास हो, शरीर का आरोग्य हो, तो व्यक्तिगत लाभ इसमें 100% है अगर हम बौद्ध धर्म को उस उद्देश्य से पढ़ना चाहते हैं या उसको हम लाभ लेना चाहते हैं। दूसरा जो इसका लाभ है, पारिवारिक और सामाजिक समस्या को समझने के लिए, कि परिवार में जो हमारे डिस्प्यूट होते हैं बच्चों में या परिवार के सभी संबंध में, कभी ना कभी या अक्सर हम समस्या में घिरे हुए रहते हैं। या सामाजिक समस्या जो है, फिर वो भाषा की समस्या हो, जाति की समस्या हो, लिंग की समस्या हो, प्रांत की समस्या हो, पॉलिटिकल समस्या हो, तो इन समस्याओं से हम घिरे हुए रहते हैं। तो इस समस्या का मूल निदान क्या है, कैसी समस्या बनती है, इसका निदान, इसका समाधान क्या है। जैसे कि बाबा साहब ने हमें बौद्ध धर्म के माध्यम से सभी समाधान हमें प्रस्तुत किया है।
लेकिन हमारे स्तर पे उसके समझना बहुत ज़रूरी है। बाबा साहब ने तो समझ के हमें दे दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से हो या फिर जो भी हमें अधिकार दिए हैं, हिंदू कोड बिल के बाद में माध्यम से महिलाओं को हो, हाँ, लेकिन वो देने के बाद हम अपने जीवन में कैसे उसको देखते हैं, उसका जो सम्यक दृष्टि का निर्माण होना पारिवारिक और सामाजिक स्तर को देखने के लिए, तो ये भी महत्वपूर्ण लाभ है अगर हम बौद्ध शिक्षा को सही तरीके से उस उद्देश्य से हम पढ़ते हैं। तीसरा जो लाभ, बहुत सारे जो नए विद्यार्थी जो होते हैं कि जो बुद्धिज़्म के तरफ आगे इसलिए नहीं आते हैं, वो किसी भी प्रकार का दूसरा कोर्स कर लेंगे, बीए और एमए सोशोलॉजी में कर लेंगे, हिस्ट्री में कर लेंगे, भले उसमें जॉब मिले या ना मिले, लेकिन वो ग्रेजुएशन हम हमारे बच्चे कर लेते हैं जो हायर स्टडी में या प्रोफेशनल स्टडी में नहीं जाते हैं, तो ह्यूमैनिटीज़ की स्टडी करते हैं। लेकिन कोई बुद्धिज़्म की स्टडी नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि उनको लगता है कि इसमें जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है। लेकिन मैं अपने दृष्टि से देखता हूँ इसमें बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसके जॉब अपॉर्चुनिटी की बातें की नहीं जाती है, बताई नहीं जाती है, और इसलिए हमारा जो विद्यार्थी जो है या आने वाली जो जनरेशन जो है, वो बुद्धिज़्म को एकेडमी के माध्यम से नहीं पढ़ पाती है। 5 या 10 साल पहले जो आईएएस की पढ़ाई होती थी उसमें पाली एक विषय होता था, और उसमें बहुत सारे लोग पाली पढ़ने के लिए बुद्धिज़्म को पढ़ते थे। लेकिन गवर्नमेंट की कुछ भी रूल्स बदलने के कारण वो पाली वहाँ से हट गई, और उसके कारण बौद्ध धर्म के या पाली पढ़ने के लिए भी लोगों का रुझान कम होने लगा। लेकिन फिर भी मुझे बहुत सारी इसमें अपॉर्चुनिटी लगती है। अगर कोई विद्यार्थी बीए अगर दूसरे सब्जेक्ट में नहीं करे, अगर बुद्धिज़्म में हर जगह पे अवेलेबल नहीं, हमारी यूनिवर्सिटी में है गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में, तो वहाँ पे बीए भी है बुद्धिज़्म में, और बीए के बाद में एमए भी है, और फिर बाद में पीएचडी भी कर सकते हैं। तो अगर हमारा विद्यार्थी या हमारा बच्चा या कोई भी व्यक्ति अगर बीए और एमए बुद्धिज़्म में करता है, तो और वो बच्चा अगर आईएएस की तैयारी करना चाहता है, अक्सर जो लोग आईएएस की तैयारी करते हैं वो कोई हिस्ट्री लेके करता है, कोई सोशियोलॉजी लेके करता है, कोई पॉली लेके करता है। तो हमारे बच्चों ने या कोई भी बच्चों ने अगर बुद्धिज़्म का भी बेस लेके अगर वो एमए करता है, तो उसमें बहुत सारी बुद्धिज़्म की हिस्ट्री है जो एग्ज़ाम में आती है, और उसका जो फिलॉसफी है उसको बहुत सारी तरीके से हेल्प कर सकता है। जब मेडिटेशन सीखेगा तो उसका स्ट्रेस लेवल है, उसका कंसंट्रेशन है, उसका कॉन्फिडेंस जो है इतना हाई हो सकता है कि वो आईएएस की कोई भी एग्ज़ाम वो क्रैक कर सकता है। लेकिन वो हमें पता नहीं चलता है कि आईएएस मतलब जब सिर्फ सिलेबस को पढ़ो, याद करो और बस। लेकिन उसमें मन का क्या रोल है, कंसंट्रेशन का क्या रोल है, कॉन्फिडेंस का क्या रोल है, तो उसके बारे में हमें सिर्फ क्लासेस में बताया जाता है। लेकिन जबकि उसकी पढ़ाई अगर हम कोई विद्यार्थी अगर बीए करता है, एमए करता है, उसके साथ में अगर आईएएस की अगर तैयारी करता है, तो निश्चित ही है बुद्धिज़्म एक अपने आप में वो काफ़ी उसके लिए बेस बन सकता है। और आईएएस बनने के बाद अगर बुद्धिज़्म के कंसेप्ट से वो अगर अपने स्टडी को करेगा, तो नेचुरली जो बीए एमए किया हुआ जो बुद्धिज़्म का जो विद्यार्थी जो आईएएस बनेगा, तो समाज के साथ में काफ़ी पोलाइट रहेगा, काफ़ी हार्मनी से वो डिसीजन लेगा, इथिकली वो लेगा, क्योंकि वो इथिकल कुछ ना कुछ उसने स्टडी किया होगा, या उसके सोचने की जो दृष्टि जो है एक सम्यक रूप में रहेगी अपने लिए, समाज के लिए और देश के लिए। तो एक बहुत ही अच्छा आईएएस बन सकता है अगर कोई विद्यार्थी बीए और एमए बेस बुद्धिज़्म से करके वो करता है। तो ये हमारा मोटिवेशन हमारे विद्यार्थी को हम नहीं देते हैं। हाँ, आईएएस की पढ़ाई करने का मतलब पॉलिटिक्स, आईएएस की पढ़ाई करने का मतलब हिस्ट्री, क्यों भाई? क्योंकि हमने वो बना दिया है। क्या वो बुद्धिज़्म की पढ़ाई करके वो आईएएस नहीं बन सकता है? बन सकता है। हाँ, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी कहीं न कहीं हम देख नहीं पा रहे हैं, और हम जब भी आर्थिक या जॉब की हम बात करते हैं, तो बुद्धिज़्म की पढ़ाई को हमेशा इग्नोर करते हैं। इवन बौद्ध लोग भी इग्नोर करते हैं। हुँ, तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। भले कोई इग्नोर करे या ना करे, लेकिन हमने इग्नोर नहीं करना है। अगर हमारा बच्चा कोई आईएएस बनना चाहता है, तो उसको हमने बीए बुद्धिज़्म और एमए बुद्धिज़्म का बेस बना के उसको बनाने के लिए हमने प्रेरित करना चाहिए, क्योंकि उसी से वो अच्छा आईएएस ऑफिसर बन सकता है। दूसरा जो अपॉर्चुनिटी जो है वो है कि इस फील्ड में जैसे कि मैं प्रोफेसर बना हूँ या असिस्टेंट प्रोफेसर बना हूँ, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आने वाले समय में इसमें आ सकती है, आ रही है।
बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी बन रही है, जैसे कि यूनिवर्सिटी बहन जी ने बनाई। मैंने सुना है औरंगाबाद या एजेंडा की तरफ जापानीज गवर्नमेंट मिलके वहाँ पे बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बन रही है। हाँ, बहुत सारे हमारे जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो कहीं ना कहीं ऐसे इंस्टीट्यूशन को निर्माण करने वाले हैं या करने की पूरी संभावना है। लेकिन उसमें अगर पढ़ाने वाले अगर हमारे समाज या बौद्ध शिक्षा लेके अगर किसी के पास में पीएचडी नहीं होगी तो कौन हमें वहाँ पे जॉब देगा, और फिर नॉन बुद्धिस्ट पर्सन ही वहाँ पे जाके जॉब करेगा और फिर वो अपने हिसाब से बुद्धिज्म पढ़ाएगा और फिर हम रोएंगे यूनिवर्सिटी तो हमने बनाई लेकिन पढ़ाने वाले कोई दूसरे मेथड से पढ़ा रहे कि भाई तुमने क्या किया, तुम्हारे बच्चों को तुमने क्या दिया, तुमने क्या सोचा। तो तुमने जो सोचा तुम बने और जो उसने सोचा वो बने, वो जॉब करेगा। क्योंकि आने वाली अपॉर्चुनिटी तो किसी बौद्ध को प्रोफेसर बनाया नहीं जाएगा जबकि आपके पास में अगर एमए नहीं होगा, नेट नहीं होगा, अगर पीएचडी नहीं होगा तो कोई भी बौद्ध वहाँ पे प्राध्यापक नहीं बनेगा। तो ऐसे बहुत सारे आने वाले समय में यूनिवर्सिटीज़ या इंस्टीट्यूशंस हम खुद की भी निर्माण कर सकते हैं। अगर कोई अपना स्कूल बनाना चाहता है, संस्था बनाना चाहता है, तो संस्था बनाने के लिए भी आपके पास में एक प्राध्यापक लेवल का या एक प्रिंसिपल लेवल का आपके पास में पर्सन होने की ज़रूरत है। अगर आपको इंस्टीट्यूशन बनाना है और आपका प्राध्यापक ही अगर बौद्ध दर्शन से या बौद्ध धर्म से अगर प्रभावित नहीं है तो वो कैसी स्कूल चलाएगा। हाँ? क्या हम वो इंस्टीट्यूशन बनाने के लिए आगे नहीं आ रहे? बहुत सारे लोग आ रहे, बहुत सारे लोग स्कूल खोल रहे हैं, फिर पंजाब में हो, महाराष्ट्र में हो या हर स्टेट में। लेकिन उसको चलाने वाला अगर बौद्ध डिग्री के साथ में अगर कोई होगा तो निश्चित ही है उसको उस प्रकार से वो चलाएगा और हमारी जो उसकी जो आर्थिक उन्नति जो है, हाँ, और स्वयं की उन्नति जो है या समाज की उन्नति को आगे बढ़ाएगा। इस कोर्स से हमारे इंटरनेशनल रिलेशन डेवलप हो सकते हैं। बाबा साहब ने उसका प्रयास किया था अलग अलग परिषद में जाकर, लेकिन हम अलग अलग परिषद में जाए नहीं, हमारा रिप्रेजेंटेशन कुछ भी नहीं है। जब इंडियन बुद्धिज़्म को रिप्रेजेंट किया जाता है तो कोई नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? कि कोई हमारे ऐसे स्कॉलर ही नहीं है, बाहर ही नहीं आ रहे हैं ना, अभी तक है। और हम अभी नहीं पढ़ेंगे तो आने वाले समय में भी कोई नहीं आएगा। तो जैसा अभी वैकेंट है तो आने वाले 10 साल के बाद में वैकेंट रहेगा। क्योंकि 10 साल के बाद में भी अगर वैकेंट नहीं रखना है तो अभी से हमें कुछ ना कुछ बदलाव तो लाना पड़ेगा। हाँ, अगर बदलाव नहीं लाएंगे तो 10 साल के बाद में भी वैकेंट रहेगा और हमारा इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेशन जो है अगर वो नहीं रहेगा तो इंटरनेशनल जो सपोर्ट है वो भी नहीं रहेगा। आज इंटरनेशनल लेवल पे जो भी एशियन बुद्धिस्ट कंट्री है वो इंडियन लोगों को हेल्प क्यों नहीं करते हैं? इंडियन बुद्धिस्ट को हेल्प क्यों नहीं करते? क्योंकि इंडियन बुद्धिस्ट लोगों का वो स्टेटस नहीं है, हाँ, उस एकेडमी लेवल पे कि उनके साथ में वो कनेक्ट हो सके। हाँ, बाकी लोग कनेक्ट होते हैं और उसका मिसयूज़ करते हैं उनके फंडों का, या फिर वो अपने मोनेस्ट्री बना के वहाँ पे स्टे कर लेते हैं बुद्ध गया सारनाथ में, उसके आगे वो बढ़ ही नहीं पाते हैं। हाँ, तो ये हमारे जो डिसएडवांटेज जो है, जो हमें जितनी इतनी सारी बुद्धिस्ट कंट्री हमारे आसपास में या फिर आजकल पूरे यूरोप में बुद्धिज़्म फैल रहा है, तो उसके साथ रिलेशनशिप भी अगर हमें उसके माध्यम से भी जो फंड आ सकता है या हमारे इंस्टीट्यूशन को या हमारे खुद के आजीविका को लेकर या लोगों के आजीविका को लेकर, तो वो भी बुद्धिज़्म के बेस पे ही आ सकता है। अगर हम उस पोजीशन में है, उस एजुकेशन के साथ में अगर हम कनेक्ट है तो निश्चित है ऐसे लोगों के साथ हमारे संपर्क आ सकते हैं और उससे भी हमारी आर्थिक उन्नति है वो विकसित हो सकती है। इंडिपेंडेंट तौर पे अगर देखा जाए कि खुद के हम बिजनेस बना सकते हैं, बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। आजकल आपने देखा होगा टूरिज्म का बिजनेस सबसे अपने आप में यूनिक है। वो सारे हमारे ऑर्डर मेंबर टूरिज्म का बिजनेस कर रहे हैं। और क्यों सक्सेस हो रहा है? क्योंकि उनके पास में बुद्धिज़्म का एक्सपीरियंस है और प्रैक्टिस है, इसलिए वो सक्सेस हो रहे हैं अपने अर्निंग को लेकर, अपने पूरे फैमिली को या बहुत सारे उनके जो सपोर्टर है वो अर्निंग कर रहे हैं। हाँ, ये सबसे खुला बिजनेस है और 24 आवर्स चलने वाला है और ये एंडलेस बिजनेस है और इसमें बहुत कुछ स्किलफुली या प्रोफेशनली इसको डेवलप किया जा सकता है। अगर आपके पास में अगर एमए का डिग्री है बुद्धिज़्म से तो आपके पास में ज़्यादा कस्टमर आ सकते हैं, आप ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं आपके डिग्री की वजह से, क्योंकि आपके पास में वो नॉलेज है कि कौन सी साइट कहाँ पे है, क्यों है, क्या उसका सोर्स है और किस प्रकार से उसको हमें उनको समझाना है। हाँ, और आजकल जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी अगर आप थोड़ा एजुकेशन लेते हैं तो टूरिज़्म का एक अपने आप में इंडिविजुअल जॉब है।
इंडिविजुअल करके भी कर सकते हैं, 2-3 मिल के भी कर सकते हैं, आप फैमिली का बिजनेस डेवलप कर सकते हैं। तो कहाँ पे अर्निंग नहीं है? कौन कहता है कि बुद्धिज़्म पढ़ने से अर्निंग नहीं हो सकता है? हाँ, प्रोफेशनल लाइन में भी उसमें अर्निंग मिल सकता है, जॉब ओरिएंटेड। और अगर आप बिजनेस लाइन में भी अगर कोई आना चाहता है आने वाले समय में, या अपने बच्चे को या किसी भी फैमिली मेम्बर को लाना चाहता है, हाँ, तो ये सबसे बड़ा महाराष्ट्र का पूरा जो अजंता, एलोरा, नागपुर, ये मुंबई, ये पूरा केओस और पूरी तरह से बुद्धिज़्म से भरा हुआ बेल्ट है। यूपी में देखो, गुजरात में देखो, कौन सा स्टेट है कि जहाँ पे बुद्धिज़्म नहीं है? मुझे तो एक भी स्टेट ऐसा दिखाई नहीं देता है कि जहाँ पे बुद्धिज़्म की साइट्स आपको नहीं मिलेगी। गुजरात अपने आप में रिच है, लेकिन कहाँ पे हमारे बिजनेस है बताइए? कौन से बिजनेस है हमारे टूरिज़्म में? जीरो की तरह है। क्यों है? क्योंकि हम उस लेवल पे पढ़ाई को देख नहीं पा रहे हैं कि ये पढ़ाई हमारे कितने काम में आ सकती है, हाँ? या हम अपने आने वाले जो जनरेशन को कहाँ से रेवेन्यू जनरेट हो सकती है, कहाँ से आर्थिक उन्नति हो सकती है, इसके तरफ हम देख नहीं पा रहे, क्योंकि हम उस प्रकार से अभ्यास नहीं कर रहे। हमें लग रहा है कि नहीं, बुद्धिज़्म बोले तो सिर्फ उपासक बन के आचरण करना ही पर्याप्त है, हाँ, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। ज़रूरी है, लेकिन वो संपूर्ण नहीं है। अगर संपूर्ण होता तो बुद्धिज़्म कभी भी डिक्लाइन नहीं होता। डिक्लाइन होने का रीज़न यही है कि हम सिर्फ उपासक बन के रहे, उसके ऊपर जाने की जो हमारी सोच है वो कहीं ना कहीं कम रही है, और ये हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। दूसरी और अपॉर्चुनिटी हमारी हॉबीज़ जो है, हॉबीज़ को भी लेके बुद्धिज़्म आपको हेल्प कर सकता है। अभी हॉबीज़ क्या हो सकती है? आपकी डांसिंग हो सकती है, पेंटिंग हो सकती है, कुछ लिखने की हो सकती है। तो अगर आपका बुद्धिज़्म का अगर स्टडी है एमए और पीएचडी तक, तो आप उस ड्राइंग को उस बुद्धिज़्म के एस्पेक्ट से, अगर आप ड्राइंग का पूरा मार्केट आप देखोगे ना, जो टॉप पे जा रहा है, या इंटरनेशनल जो फेमस जो ड्राइंग बन रही बुद्धिज़्म के कंसेप्ट पे बन रही, लेकिन हमें पता नहीं है, क्योंकि हमारी हॉबीज़ उस एंगल से ना हम देखते हैं, ना बताते हैं, ना उसको प्रमोट करते हैं। तो हमारे बीच में ऐसे कितने सारे बच्चे की जो बहुत सुंदर ऐसी ड्राइंग निकालते हैं, लेकिन वो ड्राइंग निकालने से कुछ आगे नहीं जाएगा। उसके पास में एक विज़न होना चाहिए, और विज़न होने का मतलब हायर स्टडी होनी चाहिए। भले वो ड्राइंग में कितना भी पारंगत हो, अगर बुद्धिज़्म के कनेक्ट के साथ में वो उसको डेवलप करेगा, तो निश्चित ही उसकी जो बेस जो है वो बहुत रिच हो सकता है। और बहुत सारी हॉबी के माध्यम से, या फिर उसका म्यूज़िक में इंटरेस्ट हो या डांस में इंटरेस्ट हो, तो डांस भी बुद्धिज़्म के बेस पे बहुत सारी आप क्रिएटिव डांस कर सकते हैं, आप आपके म्यूज़िक को डेवलप कर सकते हैं। हुँ? मतलब कहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं है? बुद्धिज़्म मतलब सिर्फ एक क्या कहते हैं, एक स्पिरिचुअल बेस नहीं है, वो एकेडमिक बेस है, वो पॉलिटिकल भी बेस है, वो इकोनॉमिकल भी बेस है, हर तरीके से। हाँ, हमारे ऑथर्स है, मोटिवेटर है। आजकल सबसे ज़्यादा ऑनलाइन बिजनेस मोटिवेटर का हो रहा है, लाइफ कोच का हो रहा है। अभी लाइफ कोच मोटिवेटर आप देखोगे तो कोई वहाँ पे बुद्धिस्ट पर्सपेक्टिव से कोई बात नहीं, बात वही से बात करता है, लेकिन किसी के पास में कुछ डिग्री नहीं है, कुछ प्रॉपर नॉलेज नहीं है। अगर हमारे पास में प्रॉपर नॉलेज है बुद्धिज़्म का, और हम लाइफ को उस प्रकार से देखना सीख जाते हैं, हाँ, तो हम लाइफ कोच बन सकते हैं, मोटिवेटर बन सकते हैं। और आजकल लोगों को मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपने जीवन में इतना सारा स्ट्रेस है, लोगों के जीवन में इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, तो बुद्धिज़्म पर्सपेक्टिव से कैसे उसको हम हेल्प कर सकते हैं, हाँ, और ये अपने आप में इसका भी सबसे ज़्यादा बिजनेस है, हाँ, लेकिन उस बिजनेस में भी हम आगे जा सकते हैं अगर हम बुद्धिज़्म को बेस बनाए, हाँ। इतना ही नहीं, हाँ, कि अगर हम थोड़ा काउंसलिंग करते हैं, थेरापी को सीखते हैं बुद्धिज़्म के साथ में, तो हम काउंसलर बन के, थेरापिस्ट बन के भी हम लोगों को हेल्प कर सकते हैं, और उसमें से भी अर्निंग मिल सकता है। तो अर्निंग का जो सोर्स जो है बुद्धिज़्म के कोर्स में, अगर हम बुद्धिज़्म का एकेडमिक स्टडी करते हैं, उसके साथ में थोड़ा हायर स्टडी की तरफ जाने के लिए अगर हम अपने आप को प्रमोट करते हैं, प्रेरित करते हैं, तो आने वाला समय जो है वो बुद्धिज़्म का ही समय है। जिस प्रकार से आने वाला समय टेक्नोलॉजी का समय, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समय है, लेकिन इस सभी टेक्नोलॉजी से जो आने वाली जो समस्याएं जो है, फिर स्ट्रेस है, फिर एंजाइटी है, या जो फियर है, ये सभी समस्याओं का समाधान अगर कहीं पे आपको
और किसी को आपको अगर देना है और कोई लेना चाहता है, अगर आपके पास में प्रॉपर पोजीशन है, आपके एकेडमी डिग्री का अंडरस्टैंडिंग है, और उस अंडरस्टैंडिंग के साथ अगर आप किसी को किसी भी प्रकार से अगर हेल्प करना चाहते हैं, तो वो हेल्प ही आपके लिए अर्निंग का सोर्स बन सकता है। हाँ, तो इस प्रकार से अगर हम बुद्धिज़्म को देखते हैं, हमारे लिए खुद के लिए, भले हम किसी भी उम्र में हैं, वो हमें नहीं सोचना है कि मेरी ये उम्र है कैसे होगा। हम किसी भी उम्र में कर सकते हैं, पढ़ाई को स्टार्ट कर सकते हैं, रिस्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आप उसके लिए पूरी तरह से कैपेबल नहीं हैं, आपके डिग्री के कारण या आपके किसी भी शारीरिक इस समस्या के कारण, तो आप आपके परिवार के लोगों को ज़रूर मोटिवेट करें। आपके आसपास के जो मित्र हैं जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी है किसी भी कारण, या डिमोटिवेट हुए हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि पढ़ के अभी कुछ ज़रूरी नहीं है, फ़ायदा नहीं है, इस बातों पे बिल्कुल हमें ज़्यादा विश्वास नहीं रखना है। जो सच है उस पर विश्वास रखना है। सच ये है कि हम पढ़ सकते हैं, और पढ़ने की जो ना उम्र होती है, जहाँ पे भी अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है, और ये अपॉर्चुनिटी है जिसके लिए आप इस सत्र में जुड़े हुए हैं, जहाँ पे आप एडमिशन लेकर रियल में, जो अभी तक मैंने बात किया है कि अगर आप पढ़ने की उम्मीद रखते हैं, अगर आप पढ़ने की चाहत रखते हैं, हाँ, तो चाहत रखने का जो हमारा स्रोत जो है, प्रेरणा जो है, बुद्ध बाबा साहब और आज का जो कुछ भी समय है, उस समय में जिस प्रकार से हमने शिक्षा को समझा है, और उसमें हमारे शिक्षा को समझने की जो हमारी त्रुटियां है, कमियां है, उसको हमने जाना है कि ये हमसे ज़रूर भूल हुई है अपने लिए और हमारे बच्चों के लिए, या हमारे बात करने में इतनी हम प्रेरणा से बात नहीं करते बच्चों के साथ, और उसी के कारण हमारा बच्चा सिर्फ एक पैसे कमाने का यंत्र बन जाता है। उससे आगे वो ना सुखी होता है, ना वो औरों को सुखी कर पाता है, और उसी के कारण हमारा समाज इतना शिक्षित होने के बाद में भी समाज के प्रति वो इतना संवेदनशील नहीं हो पा रहा है, और हमारे ही समाज को मदद करने के बदले वो मदद नहीं करने के कारण हमारा विकास कहीं ना कहीं रुका हुआ है। उसका कारण कहीं ना कहीं ऐसी शिक्षा से वंचित रहना है कि जो शिक्षा बुद्ध के धर्म से प्रेरित है, या बुद्ध की शिक्षा का जो एकेडमिक अध्ययन किया जाता है, उस अध्ययन से कहीं ना कहीं हम वंचित है, और उसको अगर हम सीखना चाहते हैं, तो ये जो कोर्स जो है तो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि जो बात मैंने बताई है, आपको ज़रूर, आपके मन में भी ऐसी बातों का आना जाना रहा होगा। आप भी सोच रहे होंगे कि सही में पढ़ाई हमने क्यों छोड़ी है, और कैसे हमने फिर से अभ्यास के तरफ आगे बढ़ना चाहिए। तो यही प्रेरणा बाबा साहब से लेकर हम इस कोर्स के लिए हम आगे बात करेंगे। तो मैं अपनी बात यहाँ पे पूर्ण करता हूँ। अभी हम इस कोर्स के बारे में थोड़ा ज़्यादा जानेंगे, और मैं अंतिम ये बात करना चाहूँगा कि पूरे भारत में जहाँ जहाँ पे भी पाली और बुद्धिज़्म के कोर्स चलते हैं आपके आसपास में, वहाँ पे भी आप जो आपके लिए अगर नज़दीक पड़ता है, अगर आपको ये कोर्स करना अगर कठिन पड़ रहा है किसी को भी, तो अगर आपके आसपास में कोई यूनिवर्सिटी है या इंस्टीट्यूशन है, अगर कोई नागपुर में रहता है, औरंगाबाद में रहता है, वहाँ पे भी कोर्स होता है, नागपुर में भी कोर्स होता है, मुंबई में कोर्स होता है, दिल्ली में होता है, गुजरात में शायद कहीं पे भी नहीं है, यूपी में यहाँ पर है, जिस यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ रहा हूँ गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय, उसमें बीए, एमए और पीएचडी तीनों कोर्स चलते हैं, लेकिन वो रेसिडेंशियल है, यहाँ पे आके ही विद्यार्थी पढ़ सकता है। और बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, जैसा सुभारती यूनिवर्सिटी है, और बहुत सारी ऐसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे कुछ कोर्सेज ऑफलाइन है, कुछ डिस्टेंस वाले हैं। तो ऐसे पूरे भारत में जहाँ जहाँ यूनिवर्सिटीज़ है, उस हर जगह पे कहीं ना कहीं पाली और बुद्धिज़्म के कोर्सेज काफ़ी समय से चल रहे हैं। लेकिन अभी हर एक सेंटर की, हर एक यूनिवर्सिटी की जो डिपार्टमेंट की जो स्थिति जो है बहुत ही डाउन है, नहीं के बराबर वहाँ पे फैकल्टीज़ है, और विद्यार्थी की डिमांड कहीं कहीं पर ज़्यादा है, लेकिन और ओवरऑल अगर देखा जाए
पढ़ने वाला और पढ़ाने वाला दोनों का जो पोजीशन है वो बहुत ही डाउन है। और इसलिए डाउन है क्योंकि पढ़ने वाला ही अगर तैयार नहीं होगा तो कोई डिपार्टमेंट कैसे चलेगा। हम्म? पढ़ने वाला अगर तैयार नहीं है तो पढ़ने वाला विद्यार्थी कौन होगा? फर्स्ट कैटेगरी में बौद्ध धर्म को मानने वाले वही विद्यार्थी बन सकते हैं, फिर वो किसी भी उम्र के हो। अगर उसकी चाहत है, अगर वो इच्छा रखता है तो वो पढ़ने के लिए ज़रूर अपने आसपास के इंस्टीट्यूशंस में जहाँ पे बुद्धिज़्म और पाली के कोर्स चलते हैं वहाँ पे हम एडमिशन के लिए जाएंगे। अगर आप नहीं जाएंगे तो धीरे धीरे वो एकेडमी, वो डिपार्टमेंट गवर्नमेंट की तरफ से वो धीरे धीरे बंद हो जाता है और ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट की स्थिति आ चुकी है। तो उसके लिए हम भी जिम्मेदार हैं। अगर बड़े मुश्किल से अगर कोई डिपार्टमेंट, अगर कोई इंस्टीट्यूशंस बुद्धिज़्म और पाली के कोर्स को अगर रन करा रहा है तो उसके लिए हम सभी बौद्ध उपासकों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, सबकी समान जिम्मेदारी है। लेकिन हम अपने सीमित दायरे में संतुष्ट रहते हैं और हमें लगता है कि हमें किसी एकेडमी शिक्षा की ज़रूरत नहीं है। बाबा साहब ने ऐसा नहीं कहा है। हाँ, शिक्षा शेरनी का दूध है, इस बात को हमें नहीं भूलना है। फिर वो शेरनी का दूध हमें हर जगह से पीने को मिले, हमें पीते रहना चाहिए मृत्यु के आखिरी क्षण तक। फिर वो संघ के माध्यम से भी जो हमें शिक्षा मिल रही है, उसके अलावा अगर एकेडमी के माध्यम से भी अगर हमें कहीं आसपास में अपॉर्चुनिटी मिलती है, ज़रूर उसका हमने लाभ लेना चाहिए और उस शिक्षा से हमें अपने आप को विद्वान करने के लिए और एक अपने दायरे को और विस्तारित करने के लिए हमने उसका उपयोग करना चाहिए, ताकि हम बौद्ध धर्म का और गहरा अध्ययन कर सकें, गहरा आचरण कर सकें और उस आचरण से लिखी हुई किताबों के माध्यम से या जो भी आप लोगों के अनुभव के माध्यम से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बौद्ध धर्म के मार्ग पर हम लाने का प्रयास कर सकें। यही मानवता की सेवा है। तो बहुत बहुत साधुवाद आपके इस बात को सुनने के लिए। अभी हम एडमिशन को लेकर कुछ आगे बात करते हैं।